नमस्कार दोस्तों, टेस्टबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जो अंतरिम बजट 2024-25 आया है, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये अंतरिम बजट है, आप सभी को पता होगा लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। तो ये सरकार का जो अंतरिम बजट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस साल जो 2024 में जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी प्री हो या जो भी अन्य परीक्षाएं हैं, आरओआर हो, यूपी का यूपीएससी हो, तो सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण, तो इनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र है। इसी में इस बार सबका प्रयास जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इस बजट के जो मुख्य तथ्य थे उसमें देखते हैं। सबसे पहला सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय के तहत 4 जो प्रमुख वर्ग हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान, इनके ऊपर फोकस किया गया है इस पूरे बजट में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, ये 4 जो वर्ग हैं इनके ऊपर इस बजट में फोकस किया गया है। गरीब कल्याण से देश कल्याण। ठीक है, इसके तहत देखिए पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ जो लोग हैं उन्हें बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको याद रखिएगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये और फैक्ट याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम यूएनडीपी कहते हैं, जैसे यूएनडीपी, इसके तहत ये जारी किया जाता है। इसमें एक रिपोर्ट आती है, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, उसी में एमपीआई जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तथा अभी एक जो इसकी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि पिछले जो 2015 से लेके 2021 का जो समय है उसमें जो गरीब हैं उनकी संख्या घट के कितनी हो गई, आपकी 24% जो उनकी संख्या थी वो घट के 14.96% हो गई है। तो ये लगभग 13 करोड़ लोग होते हैं, 13.5 करोड़ लोग हैं जो ये जो 5 से 6 वर्ष थे इसमें इनकी संख्या में कमी आई। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें इन्होंने पिछले 10 वर्षों का बताया है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे 25 करोड़ लोग इनने कहा है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे एक और ये तथ्य याद रखिएगा कि जो पीएम जनधन खाते हैं ये कब से शुरू हुए थे, आपको पता होगा। पीएम जनधन योजना जी ये जो थी वो 2014 शुरू हुई थी और अभी वर्तमान में इसमें लगभग 50 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर जो कमज़ोर आदिवासी समूह हैं, जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, तो यह जो पीवीटीजी वर्ग है, आदिवासियों का जो कमज़ोर समूह वर्ग है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए जो राशि है उसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसी के तहत ये जो पीएम जनमन योजना है, इसी के तहत 15 नवंबर 2023 में जो पिछला वर्ष था उसमें जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जैसे पीएम जनमन कहा गया है, उसको तहत ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना, ये भी पिछले वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई थी। इसमें 18 व्यवसाय से जुड़े जो कारीगर हैं एवं शिल्पकार हैं उनको एंड टू एंड मदद की जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए इनको आप ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा 10,000 रुपये उनको जो उनके बेसिक नीड्स रहती हैं, जैसे उनको आज औजार खरीदना हुआ, इस तरीके के जो उनको आवश्यकताएं रहती हैं उसके लिए 10,000 रुपये तक की सहायता का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये 2 योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, इनको आप याद रखिएगा। एक तो पीएम जनमन योजना, दूसरा आपकी पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, पीएम जनमन योजना का प्रारंभ मैंने आपको बता दिया 15 नवंबर 2023 से जनजातीय गौरव दिवस जो था उसके दिन से प्रारंभ किया गया था। ये झारखंड में, शायद खूंटी जिला था झारखंड का, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद अन्नदाता का कल्याण।
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये आप सभी को पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि जो किसानों को दी जाती है, इसमें 12,000 रुपये जो उनको वार्षिक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। माफ़ कीजिए, 12,000 नहीं, इसमें मतलब 6,000 रुपये उनको वार्षिक दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 माह पे 2,000 रुपये की किस्त है जो उनको सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। ठीक है, तो ये इसमें कितने आपके किसान हैं, इसमें 11.8 करोड़ किसान हैं। इनको ये है जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इस योजना के तहत इनको वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 11.8 करोड़ किसान, ठीक है, इस योजना से लाभान्वित हैं। ठीक है, देखिए एक बात आप याद रखिएगा, जो मेंस वाले विद्यार्थी हैं तो वो भी इसमें से काफ़ी कुछ अपने जो उनका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन रहता है वहाँ पे, यहाँ से कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। तो पीएम फसल बीमा में कितने किसान हैं आपके? 4 करोड़। तो ये एक और फैक्ट याद रखिएगा आप, पीएम किसान सम्मान निधि में 11.8 करोड़ किसान थे, पीएम फसल बीमा योजना में 4 करोड़ किसान हैं इसका जो लाभ ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, इसके तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, तो ये ई नाम योजना है, इसको याद रखिएगा आप। इस योजना में 1361 मंडियों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ये शायद आपकी 2017-18 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें जो सबसे पहली मंडी थी वह भोपाल की करौंद मंडी थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें अभी कितना लेन देन हो रहा है? 3 लाख करोड़ रुपए का जो खरीद फरोख्त है वो हो रही है, और 1.8 करोड़ इससे किसान जुड़े हुए हैं। ठीक है, नारी शक्ति पर जोर दिया गया है। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा आप, कितना? 30 करोड़ जो मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया जाता है, 30 करोड़ रुपए वो आपके केवल महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। जो महिलाओं का नामांकन है उच्च शिक्षा में, जो बेटियों का नामांकन है वो 28% तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक रहा है। ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है, ये 2 उसमें चलती है, एक पीएम आवास शहरी, एक पीएम आवास ग्रामीण। ठीक है, तो कोविड के समय में जो चुनौतियां थी उनके बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान जल्द ही ये लक्ष्य है जो 3 करोड़ का वो हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ कितने आपके 5 करोड़ ये पीएम आवास उनकी, ठीक है, बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है आपका छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली योजना। ठीक है, तो ये एक नया जो योजना है जो लाई जा रही है सरकार के द्वारा। इसमें 1 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। हर एक परिवार को सालाना 15,000 से लेकर 18,000 रुपये की इससे बचत होगी। तो इसमें देखिए ये जो रूफटॉप सोलराइजेशन योजना है, इसके तहत 1 करोड़ परिवारों जो परिवार हैं उनके घरों की छतों पे सोलर पैनल लगाने की योजना सरकार की है। ठीक है, इसमें हर महीने 300 यूनिट तक बिजली की बचत होगी, साथ ही साथ जो परिवार है उसको सालाना 15 से 18,000 रुपये की इसके तहत बचत होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में, तो ये देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत 38 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। रोजगार के 10 लाख अवसरों का इससे सृजन हुआ है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा, इसमें कितने 38 लाख किसानों को इससे लाभ मिला है। ठीक है, तथा रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूह और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार।
50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसमें देखिए क्या रहेगा, आपका एक कोष स्थापित कर रहे हैं। इसमें इसकी कितनी वो लागत रहेगी, 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जा रहा है जो आपको दीर्घकालिक ऋण दिए जाएंगे। इसमें आपको शून्य ब्याज दर भी रह सकती है या फिर न्यूनतम ब्याज दर भी रह सकती है। ठीक है, ये 50 वर्षीय जो ऋण है, दीर्घकालिक ऋण रहेंगे, ये उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए से ये कोष की स्थापना की जाएगी। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने के लिए और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जाएगी। बुनियादी ढांचा का विकास और रोजगार सृजन के लिए जो पूंजी व्यय है वह 11% तक बढ़ा दिया गया है। ये 11,11,111 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया। तो ये जो जीडीपी का है ये लगभग आपका 3.4% रहेगा। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा वो जीडीपी का 3.4% कर दिया गया है। ठीक है, ये 11% से बढ़ाया गया, तो ये याद रखिएगा आप। दूसरा, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत हो रहा है, ये जीडीपी का 3.4% होगा। रेलवे के लिए देख लेते हैं। लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों को इनकी पहचान की गई है। इसके बाद विमानन क्षेत्र में देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो गई है। ठीक है, 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो देखिए लगभग कितना 1.3 करोड़ यात्री हमारे यहाँ पे हो गए हैं जो हवाई सेवा का लाभ लेने लगे हैं। ठीक है, लगभग 1000 नए विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है कंपनियों के माध्यम से। इसके बाद हरित ऊर्जा में देखते हैं क्या क्या हुआ है। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। कोयला गैसीकरण, ये 100 मीट्रिक टन की क्षमता हम हासिल कर लेंगे वर्ष 2003 तक। ठीक है, अब देखिए ये गैसीकरण, कोयला गैसीकरण और तरलीकरण ये क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जो कोयला निकाला जाता है वो ठोस रूप में रहता है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मतलब ठोस रूप में उसको ले जाना काफ़ी महंगा पड़ता है, प्रदूषण भी काफ़ी होता है। तो एक नई ये प्रक्रिया है कोयला गैसीकरण। इसमें क्या रहता है, कोयले को सिन गैस के रूप में बदल दिया जाता है। उसको भाप के जो जल और भाप के साथ उसको गर्म करके एक सिन गैस के रूप में उसको बदल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता पड़ता है और दूसरा प्रदूषण भी काफ़ी कम हो जाता है उससे। ठीक है, तो ये लगभग हम 2030 तक 100 मीट्रिक टन की क्षमता को हासिल कर लेंगे। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी रहती है तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए जो पीएनजी का यूज़ किया जाता है, इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध देशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो दोनों में ही सीएनजी और पीएनजी इन दोनों में ही बायोगैस को हम मिश्रण करने का कुछ समय के धीरे धीरे इसको चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में देख लेते हैं। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रोत्साहन किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद निवेश में देख लेते हैं। वर्ष 2014 से लेकर 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह 996 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 14 के दौरान कुल एफडीआई का दुगना था। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, इसको याद रख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिए कि जो एफडीआई रहा है आपका 2014 से 23 के बीच में वो 596 अरब डॉलर का रहा है। ठीक है, इसके बाद विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद संशोधित अनुमान 2023-24 उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए रहा। तो ये याद रखिएगा आप।
ठीक है। ये टैक्स से जो आपकी प्राप्तियां हुई हैं वो 23.24 लाख करोड़ रुपए रही हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए रहा। 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर को दर्शाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8% रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजकोषीय घाटा, ये सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 23-24 के लिए जो राजकोषीय घाटा रहा है वो 5.8% रहा है। जो 2024-25 है इसके लिए बजट अनुमान देख लेते हैं। उधारी से इतर कुल प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों से 26 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान रहेगा। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए इसमें हो जाएगा। इससे पहले कितना था, अभी इससे पहले रखा था इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अगले जो वित्तीय वर्ष है 24-25 उसमें ये 1.3 लाख करोड़ रुपए आपका हो जाएगा। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, ठीक है। ये 24-25 का अनुमान है। ये कितना रखा है इन्होंने अनुमान, जीडीपी का 5.1%, ठीक है। जबकि जो 23-24 का है वो आपका ये 5.8% है, ठीक है। इसके बाद 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके बाद प्रत्यक्ष कर में देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया। पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है वो तिगुना हो चुका है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी 2.4 गुना बढ़ी है। सरकार करदाता सेवाओं में सुधार लाएगी। वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा, ठीक है। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। सॉवरेन वेल्थ फंड और अथवा जो पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31 मार्च 2025 तक ये बढ़ा दिया गया है। IFSC इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत को 1 साल बढ़ाकर ये 31 मार्च कर दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अप्रत्यक्ष करों में देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया। तो मतलब जो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दोनों की जो अभी जो दरें हैं वही रहेंगी। जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिक्री अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया है। आप सभी को पता होगा वर्ष 2017 से जीएसटी जो जितने भी कर होते थे अप्रत्यक्ष कर उन सभी को मिला के एक जीएसटी कर आपका लगा दिया गया था, ठीक है। इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी का संग्रह दुगना हो गया है, ये 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस वर्ष का जो जीएसटी संग्रह है वो जस्ट डबल हो चुका है, 1.66 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात जीएसटी से पहले की अवधि जो 2012-13 से 15-16 ये 0.72 से बढ़कर 1.22 हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये मतलब जो ये बता रहे हैं कि जो राज्यों में जीएसटी जो राजस्व उनको प्राप्त होता है उसमें वृद्धि इतनी हो गई है आपकी, लगभग मतलब डबल ही हो गई है, ठीक है। उद्योग जगत के 94% उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफ़ी सकारात्मक रही है। तो उद्योग जगत के जो 94% उद्यमी हैं उनने जीएसटी को पॉजिटिव कहा है, ठीक है। जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्ति संगत बनी है। जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ है। लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के क्या प्रयास किए गए हैं, तो कुछ प्रयास थे वो देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब यह 7 लाख रुपए तक कर दी गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जो कर मुक्त आय है वह 7 लाख रुपए तक है। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए जो है वो कर दी गई थी। पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई।
वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर ये 22% कर दी। ये महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। जो कॉरपोरेट टैक्स रहता है वह आपका 22% कर दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की जो नई कंपनियां हैं उनको कॉरपोरेट टैक्स आपका 15% रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो कुछ जो उनने सुधार किए थे वो थे। इसके बाद करदाता सेवाओं की उपलब्धियां क्या रहीं वह देख लेते हैं। कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय सीमा 93 दिन से घटाकर ये 10 दिन रह गई है। बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरुआत की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो कार्य है जो सरकार के द्वारा किया गया है। अब क्या रहता है कि आपको जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनके सामने आपको नहीं जाना पड़ता, ना आप वो आपसे संपर्क कर सकते, ना आप उनसे संपर्क कर सकते। आप केवल एक मेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट वहाँ भेजेंगे और वो वहीं उनको मेल के थ्रू ही उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रिप्लाई देना रहेगा। कोई आप फिजिकल संपर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही वो आपसे फिजिकल संपर्क कर सकते, ना ही आप उनसे कर सकते। ठीक है, ये काफ़ी मतलब अच्छा जो है सरकार के द्वारा कदम है। रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाया गया है। नया 26 AS फॉर्म पहले से भरे गए टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया है। सीमा शुल्क सुधारों से आयातित माल छोड़ने के समय में कमी आई है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में 47% से घटकर 71 घंटे रह गया है। ठीक है, एयर कार्गो परिसरों में ये 28% घटकर 44 घंटे रह गया है और समुद्री बंदरगाहों पर घटकर ये 27% घटकर 85 घंटे रह गया है। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा। तो जितने भी बजट से रिलेटेड आपके जितने भी महत्वपूर्ण जो भी नए तथ्य थे वो यहाँ आज हमने देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा टेस्ट वाला अकेडमी नाम से हमारा चैनल है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।